हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडवी फ्लिक्स। तो टॉम रेडर के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इसके पहले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने कमेंट में और साथ में डिस्क्रिप्शन दोनों में लगा दिए। आप वहां से पहले एपिसोड को चेक कर लेना और हो सके तो हमारा टॉम रेडर का जो एनिमे वाला वीडियो है उसको भी देख लेना। उसको भी मैंने काफी अच्छे से एनिमेशन के साथ ही एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलो ठीक है, फिर अब ज्यादा बातें ना करते हम सीधा स्टोरी को चालू करते हैं। तो अब हमें दिखाया था हमारा जून अभी भी उस बंदे को पकड़ कर रखा होता और थोड़ी देर तक उससे काफी ज्यादा पूछताछ कर रहा होता और थोड़ी देर में उससे सब कुछ पूछ लेने के बाद में जून अपने स्केलेटन को पीछे करते हुए उस बंदे को वहीं पर छोड़ देता है। उन स्केलेटन से बचने के साथ ही अब यहाँ पर ये बंदा मतलब कि साइमन बोलता है कि तुमने जो कुछ भी चाहा था वो सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है, तो प्लीज अब तुम मुझे जाने दो। जून बोलता है कि हाँ, तुम बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैं जो चाहता था तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ, पर मुझे लगता है कि कुछ लोग तुम्हें नहीं जाने देंगे। जून के इतना बोलने के साथ ही हमें वहाँ पर वो सभी की सभी लड़कियां दिखाई दे रही होती जो की यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है। और बस इतना ही नहीं बल्कि जून को कुछ नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा जो अपोनेंट है उसका चार्म कम होता जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर इस हरम की ओनरशिप चेंज होने वाली है। इसके बाद में को नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि जून को अब यहाँ पर 2000 नए फॉलोअर मिल चुके हैं और इतने सारे फॉलोअर मिल जाने के साथ ही जून की एक और रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब वो यहाँ पर अवेस्टर रैली को पूरा कर सकता है। सब कुछ पढ़ने के साथ में जून इस साइमन को बताता है कि ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी ओनरशिप जा चुकी है, अब यहाँ पर इस हरम का मालिक कोई और बन चुका है। जून की इस बात को सुनकर साइमन को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जून काफी सीरियस होते हुए बोलता है कि चलो मेरी सभी फॉलोअर्स आगे बढ़कर इस बंदे को अपने पैरों के नीचे दबा दो। जून की इतना बोलने के साथ ही उस सारी की सारी लड़कियां काफी गुस्से में आगे की तरफ को बढ़ने लग जाती है। एक तो पहले इन लड़कियों के अंदर काफी गुस्सा भर चुका था क्योंकि साइमन ने शायद कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा और ऊपर से यहाँ पर जून ने भी उनको खुली छूट दे दी है, तो इसी वजह से अब वो यहाँ पर साइमन को काफी बुरी तरीके से कूटती है। अब यहाँ पर उसको पीटते हुए नहीं दिखाया जाता, हमें बस यहाँ पर उसकी चीखें सुनाई दे रही होती है। और फिर इसी के साथ में यहाँ पर हमारा सीन भी चेंज होता है। हमें पता चलता है कि जून अभी किसी रेस्टोरेंट में गया होता है और वो जेयू को बोल रहा होता है कि हमें यहाँ पर कुछ दिनों तक रुकना पड़ेगा क्योंकि ऐसा लगता है कि 7 बड़े टॉम यहाँ पर अपेयर होने वाले हैं। ये सुनकर जेयू बोलता है कि वो सब तो ठीक है पर मेरे पास में ज्यादा कपड़े नहीं है, आखिर में यहाँ पर क्या पहनूंगा। जून बोलता है कि तुम्हें क्या फालतू सी बातें कर रहे हो, हमारे पास में काफी पैसा, हम कुछ भी खरीद सकते हैं। जून की इतना बोलती जेयू जून को बोलता है कि वैसे जून मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, मेरा मतलब है कि हमें काफी सारे लोग घूर रहे हैं जिस वजह से मुझे यहाँ पर बैठने में भी अजीब लग रहा है। जेयू की इतना बोलते हमें वहाँ पर विंडो के पास में काफी सारी लड़कियां दिखाई दे रही होती है जो की बाहर खड़े खड़े जोर जोर से जून चिल्ला रही होती है। वो सारी की सारी लड़कियां अभी हमारे जून के प्यार में पड़ चुकी होती है। अब ये किसी रियलिक की पावर या फिर सच में जून के लिए पागल हो गई, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम देखते हैं कि जून भी अब यहाँ पर परेशान हो जाता है। वो खाना खाते हुए उसको छोड़कर बाहर की तरफ को जाने लगता है। उसको बाहर की तरफ को आता हुआ देखकर बाहर की लड़कियां भी काफी ज्यादा जोश में आ जाती है, वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है। फिर तभी हम देखते हैं हमारा जून गेट खोलते हुए बाहर की तरफ को जाता है और उन सभी लड़कियों को बोलता है कि यार तुम सभी लोग बस करो, नहीं तो तुम विंडो तोड़ दोगी। अब तुम सभी लोग अपने अपने घर चले जाओ और तुम सभी लोगों की जब भी मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। जून की इस बात को सुनकर लड़कियां तो रोने लग जाती, वो बोलती कि तुम कितने मतलब तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। सुनकर जून बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, मैं तुम सभी को ऑर्डर दे रहा हूँ। इतना बोलते हुए जून वहाँ पर एक कुछ बोर्ड सा निकालता है जिसके ऊपर एक वेबसाइट का नाम लिखा होता है। जून बोलता है कि अगर तुम सभी लोगों को अकेला फील होता है तो फिर यहाँ पर ये मैंने वेबसाइट बनाई जो कि मेरा फैन क्लब है, तुम इसके अंदर जाकर साइन अप कर सकते हो। जून की इस बात को सुनकर सारी लड़कियां खुश हो जाती है और वो सभी खुशी खुशी वहाँ से जाकर साइन अप करने लग जाती है। तभी जय वहाँ पर आकर जून से बोलता है कि अगर तुमने फैन क्लब कब बना ली। जून उसे बताता है कि ये फैन क्लब मैंने नहीं बल्कि ससाकी ने बनाई है। वैसे आप सभी लोगों को ससाकी तो याद होगी, वही स्कूल वाली लड़की जो कि सबसे पहले हमारे जून के प्यार में पड़ चुकी थी। लेकिन ये सब छोड़ो, हम देखते हैं कि जून को वहाँ पर अचानक से लड़कियों के बीच में कोई ना कोई शायद नजर आने लगता है। इसी वजह से वो अपना मुंह पलट कर किसी तरफ को देख रहा होता है। वो जैसे ही उस तरफ को देखता है तभी हमें वहाँ पर एक लाल कलर के बालों वाली कोई लड़की दिखाई जा रही होती है। उसको देखने के साथ ही जून उसको पहचान जाता है। वो बोलता है कि ये तो सियोला है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। जून बताता है कि मेरी जो पिछले लाइफ के अंदर जो रेडिंग वाली ग्रुप थी उनके अंदर से ये भी मेरी एक साथी थी और ये भी ठीक है भी हम कंपनी के लिए काम किया करती थी। ये लड़की लोगों को ढूंढने में, उनके बारे में जानकारी निकालने में काफी अच्छे से काम किया करती थी। और इसके अलावा जून बताता है कि ये और हमारा जून ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा क्लोज भी थे, काफी ज्यादा क्लोज थे। इसका मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जून अभी भी उस लड़की को वहां से जाता हुआ देख रहा होता है और बोलता है कि पक्का ये लड़की मेरा ही पीछा करते हुए यहाँ पर आई होगी और ये पक्का मेरे होटल या फिर मेरे रूम तक भी आ जाएगी। हमारे जून के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन चेंज होता है। अब हम यहाँ पर शायद उसके पेंट हाउस का सीन देख रहे हैं जहाँ पर कि उसने काफी सारे रियलिक को रखा होता है और इन्हीं सब रियलिक के बीच में आप सभी लोग यहाँ पर बोतल वाले जैसे कुछ रियलिक को भी देख पा रहे होंगे, तो ये शायद वही हरम वाला रियलिक है। तो इसके बाद में हम हमारे जून को देखते हैं जो कि अवेस्टर रियलिक को पढ़ रहा होता है। वो इस रियलिक को आसानी से पढ़ पा रहा होता है। इसका मतलब है कि जून ने वहाँ पर उस बंदे के जितने भी फॉलोअर चुरा लिए वो सच में उसके फॉलोअर बन चुके हैं। इसके अलावा हमारे जून के काफी
सारे रेलिक भी अपग्रेड हो चुके हैं। तो ये चीज हम यहाँ पर एक नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। हमारे जीवन के लगभग 3 रेलिक रैंक डी से रैंक सी के ऊपर जा चुके हैं और यहाँ पर एक ऐसा रेलिक है जिसकी जो रैंक है वो काफी खतरनाक तरीके से अपग्रेड हुई है। नोटिफिकेशन में देख सकते हैं उसमें लिखा होता है कि शेक्सपियर का पेन रैंक ए से रैंक एस के ऊपर जा चुका है। देखने के साथ में जोन वहाँ पर अपने शेक्सपियर पेन को चेक भी कर रहा होता है, वो देख पा रहा होता है कि सच में वो एस रैंक के ऊपर जा चुका होता है। पर इतना कुछ मिल जाने के बाद भी जोन बोलता है कि यार अभी तक कोई भी रेलिक गोल्ड टियर के ऊपर नहीं पहुंचा है, पर चलो कोई बात नहीं, समय के साथ साथ कोई ना कोई तो गोल्ड टियर पर पहुंच ही जाएगा। इसके अलावा अभी सबसे जरूरी बात यह कि मैंने अवेस्टा रेलिक के साथ में कॉन्टेक्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा मुझे वो हरम वाला रेलिक भी मिल चुका है, कि मेरी पॉपुलैरिटी और मेरी रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इतना बोलते हुए जोन उन सभी रेलिक को रख देता और उन सभी को काफी अजीब तरीके से देखते हुए मन में सोच रहा होता कि आखिर इन सभी में से सबसे पहले गोल्ड टियर का रेलिक कौन बनेगा। जोन की इतनी गंदी नजरों को देखकर वो सभी के सभी रेलिक भी घबराने लग जाते हैं। लेकिन फिर तभी अचानक से जोन को गेट के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आती है। उस आवाज को सुनते ही जोन काफी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। वो तेजी से दरवाजे के पास में जाता है, उसको खोलने लगता है। तभी जेआयू बोलता है कि जोन अचानक से तुम्हें अब क्या हो गया। जोन बताता है कि मुझे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। सुनकर जेआयू बोलता है ऐसा लगता है कि बाहर शायद वो लोग होंगे जो कि रूम को साफ करने के लिए आते जाते रहते हैं। जेआयू की इस बात को सुनकर हमारे जोन भी उस दरवाजे को खोल देता है और वो जैसे दरवाजा खोलता है बिल्कुल तभी हम बाहर की तरफ को एक छोटी सी कार्ड को देख रहे होते हैं। इसमें काफी सारे सफेद कपड़े रखे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई काम करने वाली वर्कर है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो काम करने वाली वर्कर है ये और कोई नहीं बल्कि सियोला होती है। सियोला को देखने के साथ ही जोन भी स्माइल करने लग जाता है और बोलता है कि जरा देखो तो सियोला तो सच में बिल्कुल पागल ही है। मेरा पीछा करते करते यहाँ पर एक नौकर बन के आ चुकी है। सच में इसको देखकर तो मैं अपनी हंसी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जोन इतना भूलने के साथ में सियोला को बस लगातार देखता ही रह जाता है। लेकिन फिर वो अचानक से नोटिस करता है कि सियोला के हाथ के ऊपर उसे कुछ रेलिक फील हो रहा है। उस रेलिक को फील करने के साथ ही जोन सियोला को बोलता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। उनकी इस आवाज को सुनते सियोला रुक जाती है, पर वो अभी काफी ज्यादा घबराने लग जाती है। इसी घबराहट की वजह से अब सियोला फिर से आगे की तरफ को बढ़ने लग जाती है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर जोन उसके पास में जाकर उसे रोक देता है। ये देखकर सियोला बोलती कि सर क्या हुआ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। जोन बोलता है कि हाँ मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है जो तुम मेरे आसपास में घूम रही हो। जोन बोलता है कि यार मैंने तुम्हें होटल के बाहर भी देखा था, तुम वहाँ पर भी थी, अब तुम यहाँ पर आ चुकी हो, यहाँ पर तुम एक क्लीनर की तरह काम कर रही हो। ये सब कुछ मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। सुनकर सियोला पीछे हटती है और बोलती कि सर मुझे लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हो गई है, मुझे आपसे बात करने में और आपके पीछे आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर जोन भी बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तुम इस तरीके से झूठ भी बोल सकती हो। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे हाथों के अंदर से अजीब सा ओरा क्यों निकल रहा है। ये तो बस तभी निकलता है जब किसी के पास में कोई रेलिक होता है। उनकी इस बात को सुनकर सियोला भी समझ चुकी होती कि अब वो यहाँ पर पकड़ी जा चुकी है और अब वो यहाँ पर और झूठ नहीं बोल सकती है। सियोला की इतना सोचते सोचते दूसरी तरफ से हमारा जेआयू भी वहाँ पर आ चुका होता है, जिसने भी जोन की सारी बातें सुन ली होती है और वो भी अब यहाँ पर सियोला के हाथ के ऊपर उस ओरा को नोटिस कर पा रहा होता है। वो भी बोलता है कि सच में इसके पास में तो रेलिक है। जेआयू की इस बात को सुनने के साथ में सियोला समझ चुकी होती कि अब वो यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुकी है। इसी वजह से अब वो यहाँ पर अपने रेलिक को बाहर निकाल देती है। वो चिल्लाते हुए बोलती कमीनो तुमने मेरे पास में कोई दूसरा चॉइस नहीं छोड़ी है, इस वजह से अब मुझे तुम दोनों को खत्म करना ही पड़ेगा। वो इतना बोलते बोलते अपने रेलिक को जब बाहर निकालती है तब हम देख सकते कि उसका रेलिक बिल्कुल एक ह्यूमन शेप का होता है। इसको देखने के साथ ही हमारे जोन उसे पहचान जाता है। वो बोलता है कि ये रेलिक तो गोब्लिन गिल्डाल रेलिक है, ये ग्रिम रिपर टाइप का रेलिक है जिसकी वजह से किसी को भी आसानी से मारा जा सकता है। जोन मन में बोलता है कि ये जो ग्रिम रिपर रेलिक होते हैं सच में काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, अभी तक मेरे पास में इनका कोई तोड़ नहीं, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अभी मुझे क्या करना चाहिए। जोन इतना बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक से हमें यहाँ पर कोई एक चीज बहुत ही तेजी के साथ में चमकती हुई दिखती है, या फिर ये कोई एक ऐसी चीज है जो कि काफी तेजी के साथ में वहां से गायब हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि वो गायब होने वाली चीज और कोई नहीं बल्कि हमारा जोन होता है। तो जोन काफी तेजी के साथ में दरवाजा बंद करते हुए अपने रूम में घुस चुका होता है और उसको ऐसा करता हुआ देखकर जेआयू बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम उससे डर के क्यों भाग रहे हो। जोन बोलता है कि यार देखो मुझे नहीं पता था कि उसके पास में इतना पावरफुल रेलिक है, के पास में एक रिपर रेलिक है, अगर तुम उसके सामने जाओगे तो फिर वो तुम्हारी सोल भी चुरा लेगा। सोल चुराने वाली बात को सुनने के साथ में तो जेआयू की तो फटने लग जाती है, वो काफी ज्यादा डरने लग जाता है। लेकिन फिर तभी हमारा जोन उसे बताता है कि अगर वो रिपर तुम्हारी सोल को चुरा लेता है तो फिर इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि तुम वहां पर मारे जाओगे। सुनने के साथ में जेआयू बोलता है कि जोन अब जल्दी से जाओ, जाकर उसके पैर पकड़ लो और उससे बोलो कि हम उससे माफी मांगना चाहते हैं। मतलब कि जेआयू की तो सच में काफी ज्यादा फट चुकी होती है। लेकिन ये सब छोड़ो, हम देखते हैं कि अचानक से वहां पर उस डोर के आसपास से काफी सारा और अंदर की तरफ को आने लग जाता है। फिर इसी के साथ में बाहर की तरफ से सियोला भी बोलती कि कमीनो तुम्हें क्या लगा था कि बस एक दरवाजा मेरे गोब्लिन को रोक सकता है। सियोला अब यहाँ पर अपने रेलिक को बोलती कि चलो अब दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर की तरफ को चले जाओ, अंदर जाकर सबसे पहले ज्यादा मुंह चलाने वाले बंदे को मारना और जो मासूम सा बंदा है उसको जिंदा छोड़ देना, क्योंकि उसको काफी तड़पा तड़पा कर मैं काफी सारी बातें निकलवाऊंगी। सियोला की इतना बोलने के साथ में उसका रेलिक का और अंदर जाते वहां पर उस दरवाजे को खोलने लग जाता है। ये चीज देखने के साथ ही जून और जेआयू की तो काफी ज्यादा फट जाती है, वो दोनों वहां से भागने लग जाते हैं। लेकिन जेआयू की तो फट के चार हो चुकी होती है, पागलों की तरह घोष घोष चिल्लाते वहां से भाग रहा होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ को हमारा जून भागते हुए सीधा अपने रेलिक की
तरफ को चला जाता है। वो अभी भी सोच रहा होता है कि आखिर मैं कौन से रेलिक का यूज करूं, आखिर मैं कौन से रेलिक का यूज करते हुए इस रीपर से अपने आप को बचा सकता हूँ। जोन इतना बोलते बोलते वहां पर एक पेन वाले कुछ रेलिक को उठाता भी, पर उसे भी पता है कि ये उसके सामने काम नहीं आ पाएगा। पर फिर भी जून यहाँ पर अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो रेलिक जून की काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। इस रेलिक का ऑरा जून के आसपास में अब फैलने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से कुछ अजीब सा होने लगता है। हमारे जून की बॉडी के आसपास में कुछ अजीब सा बैरियर बन चुका होता है, जिसके अंदर से काफी अजीब सा करंट निकल रहा होता है। उस करंट की पावर इतनी खतरनाक होती है कि वो रीपर रेलिक भी वहां से डरता हुआ दूर की तरफ कट जाता है। ये चीज देखते हुए जून बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये रीपर रेलिक मेरे पास में क्यों नहीं आ पा रहा है। उनकी इतना बोलते बोलते सियोला भी वहां पर आ जाती है और वो अपने रेलिक को बोलती कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर दोनों को मार दो। ये सुनकर वो रीपर रेलिक बोलती कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है। रेलिक कितना बोलते हम दूसरी तरफ जून को देखते हैं, जो कि मन में सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर मेरे पास में ऐसा कोई रेलिक भी है जो कि इस रीपर रेलिक को ब्लॉक कर सकता है। जून इतना बोलते बोलते अपने पास में रखे हुए सभी के सभी रेलिक को देख रहा होता है। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर वो कौन सा रेलिक था जिसकी वजह से रीपर रेलिक पीछे की तरफ कट चुका है। जून की इतना बोलते बोलते हम दूसरी तरफ को रीपर रेलिक को देखते हैं, जो कि इतना ज्यादा डर चुका होता है कि अब वो वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। उसको वहां से गायब होता हुआ देखकर सियोला भी काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाती है। वो बार बार उसको आवाज दे रही होती है, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं हमारा जून उसके पास में आता है और बोलता है कि जरा देखो तो तुम्हारा वफादार रेलिक तो तुम्हें छोड़कर भाग चुका है। सियोला बोलते कि कमीने, आखिर तूने मेरे रेलिक के साथ में क्या किया है। जून वहां पर अपने रोप वाले रेलिक को बाहर निकालता है और बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, बस तुम ऐसा समझ लो कि आज तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बुरी किस्मत है। जून इतना बोलते बोलते अपने रोप रेलिक को आगे भेज देता और वो रोप रेलिक भी तेजी के साथ में आगे बढ़ते उस लड़की को, मतलब कि सियोला को चारों तरफ से पकड़ लेती है। जून उसे बोलता है कि तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे घर के अंदर घुस गई, तो अब मैं तुम्हें काफी बुरी तरीके से पनिशमेंट देने वाला हूँ। सुनकर सियोला बोलती कि कमीने, मुझे यहाँ से जाने दे। जून उसे बोलता है कि नहीं, आखिर मैं तुझे इतनी आसानी से कैसे जाने दूं, अभी तो मैं तुझसे काफी सारे सवाल पूछना चाहता हूँ। काफी अजीब सा, काफी क्रीपी सा फेस बनाते हुए बोलता कि यार अभी तो ऐसी काफी सारी चीजें जो कि मैं तुझसे जानना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि वो सारी चीजें बस मुझे तू ही बता सकती है। तो अब हम देखते हैं जून वहाँ पर सियोला से बोलता कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। ये चीज सुनकर जून की रूप भी पूछती कि बताओ, जल्दी बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। सियोला बोलती है कि कमीनो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें से पूछोगे और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। जून बोलता है कि अगर तुम चुपचाप सब कुछ बोल देते हो तो ये सच में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हें पहले बता दूं कि मेरे पास लोगों को टॉर्चर करने की काफी ज्यादा तरीके हैं। ये सुनकर तो सियोला भी मन में बोलती कि बंदा बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल भी नॉर्मल बंदा नहीं है, ये सच में लोगों को काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करके कुछ भी निकलवा सकता है। सियोला इतना बोल रही होती कि तभी हमें यहाँ पर अचानक से लिफ्ट का कोई सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर शायद लिफ्ट ऊपर की तरफ को आती जा रही होती है। लेकिन फिर तभी हम सियोला को देखते हैं जो कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कहानी बनाने लग जाती है। वो बोलती कि मैं लड़कियों को इन्वेस्टिगेट करने गई थी, पर फिर तभी वहाँ पर तुम आ गए थे और फिर सभी लड़कियां तुम्हें फॉलो करने लग गई, तो फिर मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। ये सुनकर जून बोलता है कि क्या तुम कोई पुलिस हो जो कि तुम इस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। जून सियोला को बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम वहाँ पर बस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। सियोला बोलती कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, आखिर तुम मेरे बारे में जानते क्या हो। जून उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में लगभग सब कुछ जानता हूँ। जून की इस बात को सुनकर वहाँ पर सियोला तो बस उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो अब यहाँ पर कुछ और प्लान कर रही होती है। वो बस वहाँ पर लिफ्ट में से आते हुए कुछ लोगों का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि वहाँ पर लिफ्ट में जो भी लोग इस तरफ को आ रहे होते हैं वो सियोला की मदद करने के लिए आ रहे हैं। तो हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पर लिफ्ट के अंदर से दो लोग बाहर की तरफ को निकलते हैं और फिर तभी एक बंदा बाहर की तरफ को निकलकर किसी चीज को देखकर चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जब बाहर निकलता है तब उसके सामने की तरफ को एक डॉग बैठा होता है, और ये जो डॉग है इसको देखकर तो आप सभी लोग पहचान ही चुके होंगे। और ये सब छोड़ो, हम देखते हैं कि दोनों बंदे अनुबिस के पास में से होते हुए जा रहे होते हैं, और फिर वो उसके पास से निकलते हुए भी बोलते कि ये पागल सा कुत्ता यहाँ पर खाना पीना करके चुपचाप से सो रहा है, सच में इसको तो परवाह भी नहीं कि दूसरों को रास्ता गिरा, सच में कितना बेकार कुत्ता है। इतनी सारी बुरी बातें अपने बारे में सुनने के साथ ही अनुबिस की भी आंखें खुल जाती है और वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहा होता है। और इसी के साथ में हमें यहाँ पर दूसरी तरफ से हमारी सियोला और जून को दिखाया जा रहा था, उनको वहाँ पर किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। ये आवाजें सुनने के साथ में जून बोलता है कि चलो, मैंने जो जाल बिछाया था वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। जून की इस बात को सुनकर सियोला बोलती कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। जून बोलता है कि तुम मेरे साथ में चलो, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो जून इतना बोलने के साथ ही अपने रूम का दरवाजा खोलते बाहर की तरफ को देखने लगता है, और फिर तभी वो देखता है कि अनुबिस वहाँ पर एक बंदे के पिछवाड़े को काफी बुरी तरीके से काट रहा होता है। उसको देखने के साथ में जून बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर कौन मुझसे मिलने के लिए आया हुआ है। ये सुनकर सामने वाला बंदा बोलता है कि नहीं सर, मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आया था। उसकी इस बात को सुनकर हमारे जून अचानक से एक छोटे से नाइफ को बाहर निकालता है और बोलता है कि तुमने क्या बोला कि तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए थे, तो फिर चलो ठीक है, फिर एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा टॉर्चर करूंगा तो तुम खुद ही सब कुछ सच बता दोगे। जून इतना बोलते हुए अचानक से एक स्लेश अटैक उस बंदे के हाथों के ऊपर मार देता है, जिसमें वहाँ पर उसने अपनी कलाई में कुछ पहन रखा होता है। तो जून ने वहाँ
पर अपने छोटे से डेगर से उसको काट कर अपने हाथों में ले लिया होता है और फिर उसको देखकर बोलता कि ये तो एक ब्रेसलेट है जो कि मैंने पहले भी देखा हुआ है। उस ब्रेसलेट को थोड़ी देर तक देखने के बाद में जून बोलता है तो तुम चाइनीज ग्रुप के अंदर से हो और ये जो ब्रेसलेट ये चाइनीज रेड फ्लावर कॉर्प्स का है और इसके अलावा इसके ऊपर ये जो सिंबल बना हुआ है इसका मतलब है कि तुम एक कॉर्पोरल रैंक के बंदे हो। तो रेड फ्लावर ग्रुप के कॉर्पोरल मतलब कि वील लियाओ, क्या मैं सब कुछ ठीक बोल रहा हूँ ना? जून की इन सभी बातों को सुनकर और अपना नाम सुनकर ही बंदा तो चौंक जाता है और बोलता कि आखिर तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला। अब यहाँ पर जून उस बंदे को सियोला के पास में बिठा देता और उनको बोलता है कि अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तुम सभी लोग चाइनीज ग्रुप से हो, इसका मतलब है कि पेंडोरा ने तुमको नहीं भेजा है क्योंकि पेंडोरा में अमेरिका और यूरोप के लोग हैं, पर चाइना ने पेंडोरा को ज्वाइन नहीं किया था, उसने रशिया को ज्वाइन किया था। सारी बातें जून अपने मन में बोल रहा होता है और मन में बोलता है कि सच में इनकी अलायंस इतनी ज्यादा जल्दी बन गई, सच में फ्यूचर काफी तेजी से बदलता जा रहा है। अब जून इन दोनों से बोलता है कि देखो मैं तुम दोनों से बस आखिरी बार पूछूंगा, अगर तुम दोनों अभी भी झूठ बोलते तो फिर मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। मुझे बताओ कि अगर तुम चाइनीज ग्रुप के अंदर से हो तो फिर आखिर तुम यहाँ जापान में क्या कर रहे हो और आखिर तुम सभी लोग मेरे ऊपर नजर क्यों रख रहे थे? जून की बातें सुनकर वो दोनों थोड़ी देर तक खामोश रहते हैं और ये देखकर जून बोलता है कि जल्दी से मुझे बता दो, नहीं तो तुम दोनों के लिए काफी बुरा होने वाला है। अभी भी ये दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे होते, इस वजह से हमारा जून अपने पोचू को मतलब कि अपने डॉगी मतलब कि अनुबिस को कुछ बोलता है। वो बोलता है कि इस बार इसके पिछवाड़े पर नहीं बल्कि इसके केले पर बाइट कर लेना। सुनकर अनुबिस बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? जून बोलता है कि अरे तुम्हें इंसानों को टॉर्चर करने में मजा आता है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको आगे बाइट करो, इससे वो काफी ज्यादा टॉर्चर हो जाएगा। जून की इस बात को सुनकर अनुबिस जोश में आ जाता है और उसके मुंह में से आग निकलने लग जाती है। वो बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मुझे बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। अनुबिस को इस तरीके से गुस्से में देखकर वो बंदा बोलता है कि नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। ये बंदा बताता है कि देखो बात ऐसी है कि हम वहाँ पर वो जो साइमन नाम का बंदा था उसके ऊपर नजर रख रहे थे क्योंकि उसने एक तो सारी लड़कियों को अगवा कर लिया था और इसके अलावा वो बंदा बोल रहा था कि वो सभी 7 टॉम्स को क्लियर भी कर सकता है। उसके पास में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, इसी वजह से चाइनीज ग्रुप ने हमें उसकी निगरानी के ऊपर लगा दिया था। सुनकर जुअन बोलता है तो अच्छा ये बंदा तुम्हारी चाइनीज ग्रुप के साथ में मिल गया था, फिर तुम्हारे चाइनीज ग्रुप ने उसको टॉम्स के बारे में और भी कुछ बता दिया। सच में मैं भी कितना गलत था, मुझे तो लगा था कि वो कियारा का सबऑर्डिनेट है, इस वजह से वो अमेरिका के लिए काम कर रहा है। वो बंदा बताता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उस बंदे ने मतलब कि साइमन ने तो कियारा को धोखा दिया था। जुअन बोलता है कि सच में तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफी ज्यादा काम आने वाली है, तुम लोगों ने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया है। ये सुनकर वो बंदा बोलता है तो क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? जुअन बोलता है कि नहीं अभी इतनी भी क्या जल्दी, अभी तो तुम मुझे और भी कुछ बताओगे, अभी तुम मुझे चाइना के बारे में बताओ कि आखिर उनको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। जुअन उनको काफी अजीब तरीके से देखते हुए बोलता है कि तुम मुझे जो कुछ भी बताओगे मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छे से काम आने वाला है, तो इसलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से सब कुछ मुझे बता दो। हमारे जुअन के इतना बोलने के साथ अब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। अब हम यहाँ पर कुछ दिनों बाद का सीन देख रहे होते हैं। हम यहाँ पर ओट्सु सिटी का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर हम जुअन और साथ में जियायू को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम हमारे जुअन को देखते हैं जिसके हाथ में एक शायद पेन ड्राइव या फिर कुछ होती है, इसके अंदर उसने काफी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी होती है। ये इन्फॉर्मेशन उसको वहाँ पर उस बंदे और साथ में सियोला से मिली होती है। उस इन्फॉर्मेशन में जुअन को पता चला कि जो चाइनीज ग्रुप है उन्होंने पेंडोरा की पूरी इन्फॉर्मेशन को हैक कर लिया था, क्योंकि उनके पूरे सिस्टम को हैक करके पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। जुअन बताता है कि पेंडोरा के पास में बहुत ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का सिस्टम है जिसको कि वो पेंडोरा सिस्टम बोलते हैं, जिसकी मदद से वो किसी भी हैकिंग से अपने आप को बचा सकते हैं। इसी वजह से जुअन की पिछली लाइफ के अंदर पेंडोरा की इन्फॉर्मेशन आज तक कभी भी बाहर नहीं निकल पाई थी, पर इस बार चाइनीज ग्रुप के अंदर इतने खतरनाक हैकर है कि उन्होंने यहाँ पर पेंडोरा की पूरे ग्रुप को हैक कर लिया। सब कुछ हमारे जुअन के लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि अब यहाँ पर जुअन को भी पेंडोरा से काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर एक और बड़ी दिक्कत की बात है कि चाइना और रशिया दोनों साथ में मिल चुके हैं, इस वजह से उन दोनों की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जुअन बोलता है कि वैसे एक चीज अच्छी हुई है कि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई, पर एक चीज दिक्कत दे रही है कि अब यहाँ पर एक और नया ग्रुप आ चुका है। जुअन इतना कुछ सोच ही रहा होता है कि तब यहाँ पर जियायू बोलता है बॉस हमें वहाँ पर उन दोनों को मतलब कि चाइनीज वाली टीम के वो जो 2 लोग थे उनको नहीं जाने देना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वापस फिर से आएंगे और वो इस बार हमारा काम बिगाड़ देंगे। जुअन बोलता है कि ये सब कुछ तो बाद में पता चलेगा, अभी के लिए जो कुछ भी ठीक था मैंने बस वही किया है। हाँ, इसके अलावा तुम्हें लगता है कि मैंने बस उनको शांति से जाने दिया? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जुअन की इस बात को सुनकर जियायू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी हमारा जुअन बताता है कि बात यह है कि मैंने सियोला के ऊपर अपना एक वायर टेप नाम का रियलिक डाल दिया है, क्योंकि सियोला काफी ज्यादा स्किलफुल लड़की, इस वजह से उससे मुझे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस वजह से उस रेलिक की मदद से मुझे सियोला से काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और हाँ, इसके अलावा सियोला को मैं अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाना चाहता था, पर ये लड़की अपने ग्रुप के लिए इतनी ईमानदार है कि ये अभी तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगी। ना बोलते बोलते जुअन एक टैक्सी में बैठने लगता है और बोलता है कि अभी के लिए हमें बस जितनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए बस उतनी काफी है। जुअन कार में बैठते बोलता है कि अभी हमें अपने सभी रैली को चेक करके ये भी देखना है कि आखिर हमारा ऐसा कौन सा रैली है जिससे कि हम सियोला को रोक सकते हैं, क्योंकि उसकी पावर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तो जुअन इतना बोल ही रहा होता है कि तभी टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि सर आखिर मैं आपको कहाँ पर लेके जाऊँ? जुअन उसे बोलता है कि और कहीं नहीं, बस मुझे क्योटो की तरफ लेकर जाओ। जुअन की इस बात को सुनकर टैक्सी ड्राइवर गाड़ी को चलाने लगता है और वो बताता है कि सर क्या आप उसी जगह की बात करो जहाँ पर कल तबाही मच गई थी? जुअन उसे बोलता है कि हाँ मुझे वहीं पर लेकर चलो, और तुम चाहो तो हमें थोड़ा सा दूर भी छोड़ सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पर सच में काफी बुरी हालत है। जुअन की इतना बोलते बोलते
हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी को लेकर उस जगह पर पहुंच चुका होता है। यहाँ पर आसपास की लगभग सभी की सभी चीजें तबाह हो चुकी होती है। इतनी खतरनाक तबाही को देखकर हमारा जियादू थोड़ा सा डरने लग जाता है और वो इसके अलावा आसपास की चीजों को देखकर बोलता है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर रोम का कोई रैली का पेड़ हुआ है। जोन बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, उसी एक रोम की रैली की वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी सिटी तबाह हो चुकी है। जोन बताता है कि पेंडोरा से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से यहाँ पर लगभग एक ऐसा टॉम्ब अपीयर हुआ है जिसकी वजह से 400 स्क्वायर माइल तक का पूरा एरिया तबाह हो चुका है। तो जोन के इतना बोलते बोलते इनकी टैक्सी भी एक जगह पर आकर रुक जाती और फाइनली अब हम जोन और जियायू को वहां से उतरते हुए कहीं पर जाता हुआ देख रहे होते हैं। जोन बताता है कि हमें बस सामने की तरफ को चलते जाना है, वहां पर हमें टॉम्ब की एंट्रेंस मिल जाएगी। तो मैं बता दूं ये जिस टॉम्ब के अंदर जाने वाले हैं वो 7 बड़े टॉम्ब में से एक है। जोन बोलता है कि हम इतना लेट आए पर फिर भी अभी तक इसकी जो एंट्रेंस है उसको किसी ने भी नहीं खोला है। लगता है कि कोई भी टीम अभी तक अंदर नहीं पहुंच पाई है। जियायू बोलता है कि बॉस क्या आपको लगता है कि अभी भी यहाँ पर कोई दूसरे ग्रुप के लोग हो सकते हैं? बोलता है बाकी ग्रुप का तो पता नहीं पर पेंडोरा तो यहाँ पर जरूर होने वाला है क्योंकि उनको पहले पता चल गया था कि टॉम यहीं पर अपीयर होने वाला है। हमारा जून इतना कुछ बोल ही रहा था कि तब यहाँ पर अचानक से किसी बंदे की एंट्री होती जो कि हमारे जून को देखकर पहचान जाता है और वहाँ पर आने के साथ में उसको गालियां भी देने लगता है। मैं यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जा रहा है जो कि शायद कमीने कीवोन का सेक्रेटरी या फिर उसके साथ में रहता है। ये बंदा जून को देखकर बोलता है कि कमीने आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है? उसे देखकर बोलता है जरा देखो ये बंदा तो जाना पहचाना लग रहा है। सुनकर वो बंदा बोलता है कि कमीने तूने उस पार्टी में जो कुछ भी किया था उस वजह से जूलियन हमारा कॉल भी नहीं उठा रहा है, तूने सच में हमारी पूरी की पूरी डील बेकार कर दी। सुनकर जून बोलता है कि अरे यार तुम अब इतनी भी मेरी तारीफ मत करो। सुनकर वो बंदा बोलता है कि कमीने क्या तुझे तेरी तारीफ लग रही, तूने सच में उस पूरी की पूरी पार्टी को तबाह कर दिया। इस वक्त ये बंदा काफी ज्यादा गुस्से में होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक बंदे की एंट्री होती है जो कि बोलता है कि चीफ आपको थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए। इस बंदे की आवाज सुनकर हमारा जून उसकी तरफ को देखने लगता है और सोचता है कि अब आखिर यहाँ पर कौन आ गया है। जून इतना बोलते उस तरफ को देख ही रहा होता है कि तभी वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है शायद जिसको हमारा जून काफी अच्छे से पहचानता है। अब हम इस बंदे के पूरे फेस को देख रहे होते हैं और ये बंदा तो साला देखने में बिल्कुल कमीने कीवोन के जैसा लग रहा होता है। मतलब कि फेस का स्ट्रक्चर तो अलग है लेकिन मुझे लगता है कि ये बंदा भी कमीने कीवोन जितना ही कमीना है। हम देखते हैं कि ये बंदा अब अपना एक कार्ड निकालते हुए जून को देता है और बोलता है कि मेरे चीफ ने आपको जो कुछ भी बोला उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो बंदा अपना कार्ड जून को देते हुए बोलता है कि मेरा नाम यांग चैन है और मैं टीकेबीएम कंपनी से हूँ और इसके अलावा हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम आपको अपना दुश्मन बनाए बल्कि हम तो आपको हमारा साथी बनाना चाहते हैं। हमारा जून अभी भी वहाँ पर खड़ा खड़ा उसके बस कार्ड्स को देखे जा रहा होता। वहीं दूसरी तरफ से यांग चैन बोलता कि मिस्टर जून आपकी मदद करने के लिए मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। उसकी सारी बातें सुनकर अब फाइनली हमारा जून भी बोलता कि यांग चैन तो ये तुम्हारा नाम है। इतना बोलने के साथ ही जून अचानक से उसके कार्ड को लेकर उसको काफी बुरी तरीके से फाड़ने लग जाता है। जून उसके पूरे कार्ड को उसके मुंह के सामने फाड़कर उसके मुंह के सामने फेंक देता है। ये देखकर तो यांग चैन भी चौंक जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ से हमारा जून गुस्से में होता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने गलती से भी फिर से मुझे अपना एक गंदा सा चेहरा दिखाने की कोशिश करी तो फिर मैं तुम्हें उसी वक्त मार दूंगा। जून की इस बात को सुनकर दूसरी तरफ से यांग चैन को तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन फिर तभी दूसरी तरफ से जून बताता कि ये जो कमीना यांग चैन है ये भी बिल्कुल कमीने कीवोन के जैसा ही है क्योंकि उस कीवोन ने मुझे पिछले लाइफ के अंदर मरवाने के लिए जो प्लान बनाया था वो प्लान उसका नहीं था बल्कि वो यांग चैन का प्लान था। कीवोन ने यांग चैन को बोला था कि अगर वो हम सभी से निपट लेता है तो फिर वो टीकेबीएम का डायरेक्टर बन सकता है। यांग चैन उसकी इस बात के लिए मान गया था पर यहाँ पर एक दिक्कत थी कि यांग चैन हमारा खुद का टीममेट था, मतलब कि वो खुद हमारी टीम के अंदर था, इसी वजह से वो हमें सीधा नहीं मार सकता था। जून बताता कि यांग चैन वो आखिरी बंदा था जो कि हमारी टीम को सबसे आखिर में ज्वाइन किया था पर फिर भी हमने उसके साथ में बिल्कुल भेदभाव नहीं किया बल्कि हमने उसको बिल्कुल हमारे भाई की तरह समझा। लेकिन फिर भी इस कमीने ने बिना कुछ सोचे हमें धोखा दिया। जून के इतना बोलते हमें उसी दिन का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि यांग चैन एक बड़े से बैग को जून को देते हुए बोल रहा होता है मेरे पिछले मिशन के अंदर तो चोट लग गई थी इस वजह से मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा पाऊंगा पर मैंने इस बैग के अंदर तुम लोगों के लिए इतने रेलिक रख दिए जिससे कि तुम उस मिशन से कभी भी निकलना चाहो तो निकल सकते हो। इतना बोलने के बाद में यांग चैन फिर से जून को बोलता है कि वैसे जून मुझे लगता है कि तुम्हें जेयू को पीछे ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि जेयू सच में तुम्हारा काफी ज्यादा दिमाग खराब करता है। जून बोलता है कि यार तुम बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो पर फिर भी वो हमारे टॉम के अंदर किसी न किसी तरीके से काम आ जाता है। अब यांग चैन बोलता है कि हाँ वो काम तो आ जाता है लेकिन इस बार वाला मिशन काफी ज्यादा आसान होने वाला है इसलिए शायद मुझे नहीं लगता कि इस बार जेयू तुम्हारे वहाँ पर काम आने वाला है। ये सारी बातें सुनकर जून ने भी उस वक्त उसे बोला था कि ठीक है फिर अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर मैं जेयू को पीछे ही छोड़ देता हूँ। जून बताता है कि मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि ये बंदा हमें मरवाना चाहता है और इस चीज की इसने काफी अच्छे से प्लानिंग कर रखी थी। वो हमें बार बार बोल रहा था कि टॉम काफी ज्यादा आसान होने वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पर इस चीज से ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि वहाँ पर सच में काफी बड़ी दिक्कत होने वाली है। और इसके अलावा इस कमीने ने हमें जो रियलिक देते वो टॉम से निकलने के लिए नहीं थे बल्कि उन रियलिक की वजह से तो हम टॉम के अंदर फंस चुके थे। इस कमीने की वजह से मैं वहाँ पर लगभग मारा जाने वाला था। इतना बोलते बोलते जून स्माइल करने लगता और बोलता कि वैसे मुझे एक तरीके से इसका शुक्रिया अदा भी करना चाहिए क्योंकि इसी की वजह से मैं उस क्रो से मिल पाया और मुझे दूसरी लाइफ मिल पाई। जॉन इतना कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी दूसरी तरफ से यांग चैन की आवाज आती जिसमें वो बोलता है कि
मिस्टर जून, आखिर आप ऐसा मेरे साथ में क्यों कर रहे हो। उसकी बातें सुनकर हमारा जून मन में बोलता है कि कमीने, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तू भी कमीने कीवोन के जैसा ही है। इतना कुछ मन में सोचने के बाद जून इसको बोलता है कि मैं बस ऐसा ही हूँ, मैं लोगों के साथ में ऐसा ही बिहेव करता हूँ। जून की इतना बोलने के बाद में पास वाला बंदा बोलता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि बंदा बहुत ज्यादा बेकार है, हमें इससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। वो बंदा हमारे जून के लिए काफी बुरा बोल रहा था, लेकिन तभी हमारे जून अपनी जियायु को लेकर वहां से निकल जाता है। वो बोलता है कि चलो सर्वेंट, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उनको वहां से जाता हुआ देखकर ये बंदा उसको रोकने की कोशिश भी करता है। वो बोलता है कि कमीनो, क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम बस 2 लोग इस टॉम के अंदर जाने वाले हो। जून उसे बोलता है कि हाँ, हम 2 लोग इस टॉम के अंदर जाएंगे, आखिर तुम्हें इससे क्या दिक्कत है। ये बंदा बताता है कि तुम लोग पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें पता भी कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से टीम आई हुई है और वो सभी अंदर जाने की कोशिश कर रही है और अभी तक कोई भी अंदर नहीं जा पाया है, और तुम्हें लगता है कि तुम बस 2 लोग अंदर की तरफ को जा सकते हो। उनकी इन बातों को सुनते सुनते हमारे जून और जियायु आगे बढ़ चुके होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि यार ये तो देखा जाएगा कि आखिर हम अंदर जा पाएंगे या फिर नहीं जा पाएंगे। तो वो इतना बोलते बोलते एंट्रेंस की तरफ को बढ़ चुके होते हैं और वहां पर वो जैसे आगे बढ़ते तभी एक रोशनी चमकती है और फाइनली उस रोशनी के साथ ही वो अंदर की तरफ को जाते हुए एंट्रेंस के पास में पहुंचने लगते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस रोशनी के बाद में हल्के से फालतू की कुछ पार्टिकल दिखाए जा रहे थे और फिर इसी के साथ में हम अंदर की तरफ को एंट्रेंस के पास का सीन देख रहे होते हैं, जहाँ पर हम जून और जियायु को देख पा रहे होते हैं। जून जियायु को बोलता है कि तैयार हो जाओ, अब हम एंट्रेंस के पास में पहुंचने वाले हैं। जून के इतना बोलने के साथ ही थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा कोई दरवाजा होता है और वो दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है और इसी वजह से हमारा जियायु बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम इटली के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज बिल्कुल इटली के डिजाइन में बनी हुई है। जियायु के इतना बोलने के साथ ही हमें वहाँ पर अचानक से वहाँ पर काफी सारे लोगों को दिखाया जा रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सभी लोग बेहोश हो रहे हैं, लेकिन तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि वो लोग तो वहाँ पर सो रहे होते हैं। जियायु बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये लोग मरे हुए नहीं, ना ये लोग बेहोश है, बल्कि ये तो बस चुपचाप यहाँ पर मजे से सो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है। जियायु एक तरफ को इतना बोल रहा था और वहीं दूसरी तरफ को हमारा जून जियायु की तरफ को देख रहा होता है। वो नोटिस करता है कि अचानक से जियायु थोड़ा सा कमजोर पड़ने लग जाता है। तभी जियायु भी बोलता है कि पता नहीं क्यों मेरी आंखें और मेरी बॉडी धीरे धीरे करके भारी होती जा रही है। जियायु बोलता है कि बॉस, क्या हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठकर आराम कर सकते हैं। ये सुनने के साथ ही जून उसको देखकर बोलता है तो फिर फाइनली सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। जून के इतना बोलने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जियायु लगभग वहाँ पर सो ही चुका होता है और उसको ऐसा करता हुआ देखकर जून उसको पकड़कर बाहर ले जाने लगता है। वो बोलता है कि यार रियल की जो रेंज है सच में काफी ज्यादा दूर तक है। जून के इतना बोलते बोलते जियायु बोल रहा था कि बॉस रुक जाओ, यहाँ पर सच में मजा आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल स्वर्ग जैसा फील हो रहा है। जियायु के इतना बोलते बोलते हमारा जून उसको थोड़ा बाहर की तरफ को लेकर आ चुका होता। फिर तभी जून बताता कि ये जो टॉम्ब है ये टॉम्ब ऑफ स्लोथ है। जियायु अभी भी पूरी तरीके से होश में नहीं होता। वो पूछता है कि स्लोथ आखिर ये क्या चीज है। जून बताता है कि याद करो, मैंने तुम्हें बताया था ये जो 7 बड़े टॉम्ब है 7 डेडली सिंस को रिप्रेजेंट करते हैं और इन 7 चीजों के अंदर प्राइड, रेथ, एनवे, स्लोथ, लस्ट, ग्रिड और ग्लटनी आती है। वैसे इन सभी के मतलब मुझे ठीक से नहीं पता है, तो इसलिए आप खुद ही इसको सर्च कर लेना और अगर सर्च नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक एक करके इन सभी को धीरे धीरे करके समझाई दूंगा। तो देखो, ये वाला जो टॉम्ब है इसको टॉम्ब ऑफ स्लोथ बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई भी इस टॉम्ब के एंट्रेंस के पास में आता है तो उसकी हालत बिल्कुल स्लोथ जैसी हो जाती है, मतलब वो बस आराम करने और सोने के बारे में सोचने लग जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर एक्सकवेशन की टीम यहाँ पर आकर बस आराम कर रही है और वो बोल रहे हैं कि यार हमें टॉम्ब से और रियल से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस जिंदगी भर यहाँ पर सोते रहना है। सेम यही चीज हमारे जियायु के साथ में भी होने वाली थी, लेकिन उसी वक्त हमारे जून उसको बाहर की तरफ को लेकर आ चुका है। इसी वजह से हमारे जियायु फिर से होश में आ चुका है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जून अब यहाँ पर अपने रियलिक को मतलब कि अनुबिस को बाहर निकालता है और बोलता है कि चलो डॉगी जल्दी से बाहर निकल जाओ। अनुबिस भी बाहर आता है और बोलता है कि इंसान, अब आखिर तुम्हें क्या काम है, पता है ना कि इस जगह पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें अगर इस जगह को पार करते हुए आगे जाना है तो फिर तुम्हें अपनी फीलिंग और कॉन्शियसनेस से खुद ही लड़ना पड़ेगा। अनुबिस बोलता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि तुम इंसान लोग, तुम्हारा नेचर ही बहुत ज्यादा लेजी है, तुम लोग बस हमेशा आराम करने के बारे में सोचते हो। अनुबिस की सारी बातें सुनते हुए जून बोलता है कि अब तुम अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया कि तुम यहाँ पर आकर मेरी मदद करो, फालतू की बकवास करो, मैंने तुम्हें यहाँ पर किसी और वजह से बुलाया और वो सब तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, इसलिए अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जून की इतना बोलते जून और जियायु सभी के सभी आगे की तरफ को जाने लगते हैं। जियायु वहाँ पर सो जाएगा, इसी वजह से वहाँ पर हमारा जून रोप की मदद से उसको आगे खींचता हुआ ला रहा होता है। जियायु बोलता भी है कि बॉस आखिर मुझे आप रगड़ते हुए क्यों लेकर जा रहे हो। जून बोलता है कि इसलिए क्योंकि तू वहाँ पर जाते सोने के लिए बोलेगा, इस वजह से रोप तुझे रगड़ती हुई लाएगी। जून इतना बोलते बोलते आगे बढ़ चुका होता है, तभी कुछ नोटिफिकेशन आती है, इसमें लिखा होता है कि तुम्हारी टॉलरेंस की वजह से तुम यहाँ पर एंट्रेंस के ऊपर अपने आप को संभाल पा रहे हो, स्लोथ की जो भी फीलिंग है वो तुम्हारी टॉलरेंस की वजह से अभी कुछ समय के लिए रुक चुकी है। जून बोलता है कि सच में ये वाली स्किल काफी कमाल की, पर फिर भी मुझे जल्दी करनी चाहिए कि मुझे अभी से फील होने लगा कि मेरा मन भी यहाँ पर सोने को कर रहा है। जून की इतना बोलने के बाद ही अनुबिस बोलता है कि वैसे इंसान तुम सच में कमाल के हो, एंट्रेंस के इतना ज्यादा अंदर तक आ चुके हो, पर फिर भी अभी तक तुम अपने पैरों पर खड़े हो, पर फिर भी मुझे लगता है कि तुम पूरी एंट्रेंस पार नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अभी यहाँ पर सोने वाले हो। अनुबिस की इस बात को सुनने के साथ ही जून अचानक से पीछे की तरफ कोई रुक चुका था और वो बोलता है कि यार तुम बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी एंट्रेंस पार कर पाऊंगा, इस वजह से मुझे यहीं से रास्ता बना देना चाहिए। अनुबिस बोलता है यहीं से रास्ता बना दोगे, आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। जून बोलता है कि देखो, एंट्रेंस का मतलब होता है कि तुम किसी चीज को पार करते हुए आगे जा पाओ, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ
यहाँ पर एक बड़ा सा छेद बना दूं तो इससे मैं आगे जा पाऊंगा। और मुझे लगता है कि ये जो टॉम है बहुत ज्यादा मजबूत है, इसी वजह से मुझे एक बहुत बड़े रियलिक की जरूरत है जो कि यहाँ पर काफी अच्छे से धमाका कर पाए। जुआन की इस बात को सुनकर अनुबिस समझ जाता है कि आखिर जुआन का क्या मतलब है। समझ जाता है कि जुआन यहाँ पर अनुबिस को ब्लास्ट करना चाहता है। हम देखते हैं कि जुआन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अनुबिस को बोलता है कि यार मेरे प्यारे डॉगी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बस इतना एक्सप्लोर करूंगा जिससे कि तुम्हारी बॉडी हम फिर से रिस्टोर कर सके। यहाँ पर इतना बोलते बोलते वहां पर अनुबिस को पूरी तरीके से फोड़ देता है। इसी के साथ में वहाँ पर काफी गंदा धमाका होता है और इसके अलावा वहाँ पर हमें अनुबिस की चीखें भी सुनाई दे रही होती है। लेकिन फिर तभी अचानक से हम देखते हैं कि हमारा जेआयु जो कि वहाँ पर सोने के लिए बोल रहा था वो अब पूरी तरीके से होश में आने लगा। फिर तभी दूसरी तरफ से हमारा जुआन अनुबिस रियली को जेआयु को दे देता है और बोलता है कि चलो तैयार हो जाओ, जल्दी से इसको रिपेयर करने लगो। उनकी इतना बोलते हुए अनुबिस भी बोल रहा था कि कमीने मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अनुबिस की इतना बोलते अब हम देखते हैं कि हमारा जुआन और जेआयु दोनों के दोनों आगे की तरफ को मतलब कि टॉम के अंदर की तरफ को जाने लगे। टॉम के अंदर जाते जाते जेआयु बोलते हैं कि वैसे आखिर टॉम के अंदर किस तरीके का रियलिक रखा हुआ है। जेआयु के इतना बोलने के साथ ही अचानक से उनके सामने की तरफ को एक बड़ी से गोल्डन पैलेस अपेयर हो चुका होता है। वहाँ से काफी अजीब सी आवाजें भी आने लग जाती है। ये आवाजें सुनकर जुआन बोलता है कि जेआयु क्या ये आवाज सुनकर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? जेआयु बोलता है कि मुझे अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जुआन बोलता है कि ये जो आवाज है ये बहुत ही ज्यादा फेमस रोमन एम्पर की, जिसको कि तुम भी काफी अच्छे से जानते हो। जेआयु बोलता है कि एक रोमन एम्पायर जिसको मैं भी अच्छे से जानता हूँ, आखिर वो कौन हो सकता है? जेआयु सोचने लग जाता और बोलता कि आखिर ऐसा कौन सा किंग था जिसके पास में एक बहुत ही बड़ा सा गोल्डन पैलेस था। जेआयु की इतना सोचते सोचते अचानक से जुआन के सामने की तरफ को एक लाइट सी चमकने लग जाती है। इसी के साथ में अचानक से वहाँ पर एक काफी खतरनाक सा धमाका हो जाता है। उस धमाके के बाद में अचानक से वहाँ पर उसी जगह से काफी खतरनाक सी फायर ऊपर की तरफ को उठने लग जाती है। जेआयु बोलता है कि बॉस ये क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पर अचानक से फायर कैसे आ चुकी है? अब बोलते बोलते जेआयु बोलता है कि जरा रुको, ये जो फायर है क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एम्परर नीरो है? जुआन बोलता है कि हाँ जेआयु तुमने बिल्कुल ठीक समझा। जेआयु बोलता है कि पर बॉस ये जो एम्परर नीरो था ये तो काफी ज्यादा निर्दयी था, इसका मतलब ये है कि स्टॉर्म का जो ट्रायल होगा काफी मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर अभी भी आके पास में काफी अच्छे पोज में खड़ा होता है और वो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा। ये सब छोड़ो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर आसपास की जो आग फैल रही है इसको खत्म करना चाहिए, इसलिए तुम जल्दी से वेन गोग का जो पेंटिंग वाला रियलिक है उसको बाहर निकालो। तो उनकी इस बात को सुनकर जेआयु उस पेंटिंग को बाहर निकालता है, लेकिन वो बोलता है कि बॉस क्या ये पेंटिंग सच में यहाँ पर काम आएगी? हम सच में यहाँ पर इसकी मदद से आसपास की पूरी फायर को खत्म कर सकते हैं। तो उनसे बोलता है कि तुम एक बार ट्राई तो करो। ये सुनकर जेआयु वहाँ पर पेंटिंग को आगे करते उस पूरी फायर को उसके अंदर खींचने की कोशिश करता है। सच में ये चीज यहाँ पर काम भी करने लग जाती है। वो पेंटिंग आसपास की पूरी फायर को अंदर खींचने लगती है। लगभग कुछ ही सेकंड के अंदर आसपास की पूरी फायर गायब हो चुकी होती है। पूरी आग गायब हो जाने के साथ में अचानक से वहाँ पर जुआन और जेआयु को किसी की आवाज आने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर काफी सारे लोग आ चुके हैं। उस आवाज को सुनकर पीछे की तरफ को मोड़ते हैं और फिर तभी हम यहाँ पर टॉम के अंदर आते हुए काफी सारे लोगों को देख रहे होते हैं। बोलता है कि एंट्रेंस के ऊपर धमाका करने की वजह से सभी लोग जो कि उस स्लोथ की पावर की वजह से सो रहे थे अब वो उठ चुके हैं। स्लोथ की पावर भी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। जुआन स्माइल करते हुए बोल रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छी चीज है, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए, लोगों के साथ में मुझे अब थोड़ी देर के लिए खेल लेना चाहिए। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर उस सभी के सभी लोग सीधा हमारे जुआन की तरफ कोई भागते हुए चले जा रहे होते हैं और उनको अपनी तरफ में एक साथ में आता हुआ देखकर जुआन भी खुश हो रहा होता है और वो मन में बोल रहा होता है कि चलो अच्छी बात है कि सभी लोग एक ही जगह पर इकट्ठा होते जा रहे हैं। जुआन की इतना बोलने के बाद अब हम वहाँ पर उस भीड़ के अंदर वहाँ पर टीकेबीएम कंपनी के उस चीफ को भी देख रहे होते हैं जो कि हमारे जुआन से काफी ज्यादा चिढ़ता है। और इसके अलावा यहाँ पर ऐसे भी काफी सारे लोग हैं जिनको कि हमारे जुआन बिल्कुल भी नहीं जानता है। मतलब टीकेबीएम कंपनी में काफी सारे नए लोग भी जुड़े हुए हैं। तो उन सभी लोगों को देखते हुए हमारे जुआन बोलते हैं चलो ठीक है फिर अब मुझे इनसे निपट लेना चाहिए। इतना बोलते हुए जुआन अपने हाथ को नीचे रखता है और जुआन जैसे ही चीज करता है बिल्कुल तभी उसके हाथों के अंदर से कुछ अजीब सी एनर्जी निकलते हुए आसपास के पूरे एरिया में फैल जाती है। फिर तभी अचानक से वो सभी लोग जो कि हमारे जुआन की तरफ को आ रहे थे उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक से टूटने लग जाती है और फिर देखते देखते वहां पर जुआन के सामने की तरफ को काफी बड़ा धमाका होता है जिस वजह से नीचे की पूरी जमीन तबाह हो जाती है और वो सभी लोग नीचे गिर चुके होते हैं। वैसे मैं बता दूं ये जो सारी चीजें जुआन ने करी है टॉम एक्सकवेशन स्किल की मदद से करी है। ये वही स्किल है जिसकी मदद से जुआन टॉम के बारे में कुछ ना कुछ पता कर सकता है, लेकिन इस बार जुआन ने इस स्किल को थोड़े धमाके करने के लिए यूज किया है। तभी ये सारी चीजें देखते हुए जेआयु बोलता है कि ये तुम्हारी एक्सकवेशन की स्किल है, अगर तुम इसको एक्सकवेशन ना बोलकर इसको धमाके वाली स्किल बोलो तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जेआयु के इतना बोलने के साथ हम दूसरी तरफ जुआन को देखते हैं जिसके पास में कुछ नोटिफिकेशन आती है। हम इनमें से पहली नोटिफिकेशन को देख रहे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें एक नया टाइटल मिल चुका है जिसका नाम है टॉम को डिस्ट्रॉय करने वाला, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को भी रुला देता है। और अभी टाइटल मिलने की वजह से तुम्हारी जो एक्सकवेशन की स्किल है वो और ज्यादा इवोल्व हो चुकी है। अभी एक्सकवेशन की स्किल इवोल्व होकर टॉम डिस्ट्रक्शन बन चुकी है। इसके अलावा हम एक और नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें हम यहाँ पर जुआन की नई स्किल मतलब की टॉम डिस्ट्रक्शन को देख रहे होते हैं जो की रैंक F की स्किल होती है। देखो सीधी सी बात है, जुआन की जो एक्सकवेशन की स्किल थी वो बहुत ज्यादा इवोल्व होकर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब उसकी मदद से जुआन यहाँ पर आसपास की कई चीजों को कंट्रोल कर सकता है, पर ये बस तभी हो सकता है जब हमारा जुआन किसी टॉम के अंदर हो। तो हमारा जुआन यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को पढ़ ही रहा होता है कि तभी वो सभी लोग जो कि नीचे गिर गए थे वो सभी लोग फिर से बाहर की तरफ को आने लगते हैं। उन सभी को बाहर की तरफ को आता हुआ देखकर जुआन बोलता है चलो फिर ये तो अच्छी बात है कि मुझे नई स्किल मिल गई, तो क्यों ना अब यहाँ पर मैं अपनी नई स्किल
स्किल को इन सभी लोगों के ऊपर यूज कर। इतना बोलते हुए जून अपने हाथ को ऊपर उठाता और फिर तभी उसके हाथों से एनर्जी निकलते हुए ऊपर की तरफ को चली जाती है और इसके अलावा जून के आसपास में उस एनर्जी की वजह से कुछ अजीब सा बैरियर भी बन जाता है, जिसके बाद में हम देख रहे होते हैं कि अचानक से ऊपर की जो सीलिंग होती है नीचे की तरफ को गिरने लग जाती है और नीचे की तरफ को सभी लोग जो कि उस सीलिंग को अपनी तरफ गिरता हुआ देख रहे होते हैं उनकी तो फट चुकी होती है, पर फिर भी यहाँ पर उस सीलिंग के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। वो सभी लोग हार मान जाते हैं और देखते देखते पूरी की पूरी छत नीचे गिर जाती है और दूसरी तरफ से हमारे जून इस सारे सीन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब हमें दिखाया था कि जून ने वहाँ पर सभी लोगों को एक ही बार में निपटा दिया होता है, उसने यहाँ पर सभी लोगों को बेहोश कर दिया होता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जून बोलता है कि चलो जयू अब हमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। जून की इस बात को सुनकर जयू आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से जयू पीछे से धमाके की आवाज सुनता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो तभी हम वहाँ पर जून को देख रहे होते हैं। जून ने वहाँ पर उनके पास में आने का पूरा रास्ता भी बंद कर दिया होता है। देखकर जयू बोलता है कि बॉस आखिर आप ही क्या कर रहे हो। जून बोलता है कि सभी लोग होश में आने के बाद में फिर से हमारा पीछा करेंगे, इस वजह से हमें रास्ते को पूरा ब्लॉक कर देना चाहिए। तो जून की इतना बोलने के बाद में हमें दिखाया जा रहा होता है कि जून ने वहाँ पर काफी बड़ी बड़ी चट्टाने रास्ते में लगा दी होती है, जिस वजह से इन सभी लोगों को जून के पास में पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और इसके अलावा हमें दिखाया था कि जून ने यहाँ पर अपनी नई स्किल को इतना ज्यादा यूज कर दिया होता है कि उसकी जो रेंज और उसकी जो पावर होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा अब हमारे जून की जो डिस्ट्रक्शन वाली स्किल है ये भी अपग्रेड होते हुए रैंक सी पर पहुंच जाती है। अभी भी यहाँ पर हमारा जून नहीं मान रहा था, वो लगातार चीजों को तबाह करता जा रहा होता है। इस वजह से जय उसको चिल्लाते हुए शांत रहने को बोल रहा होता है। वो बोलता है कि बॉस अगर आप ऐसा ही करते रहे तो फिर ये पूरा का पूरा टॉम भी गिर जाएगा। तो जय के इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हमें यहाँ पर एक बड़े से हॉल को दिखाया जा रहा होता है, जो कि शायद देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफी सारी सीटें लगी और एक स्टेज भी बना हुआ है। तो इसका मतलब ये कि ये एक रोमन थिएटर है। जून बोलता है कि अगर ये सच में एक थिएटर है तो फिर वो जो नीरो रियली की वो भी यहीं कहीं पर आसपास में ही होना चाहिए। जून इतना बोलता है कि तभी अचानक से उन लोगों के पीछे के जो रास्ते होते हैं वो अचानक से बंद हो चुके होते हैं और बस उनके पीछे के रास्ते नहीं बल्कि आसपास के यहाँ से बाहर निकलने के जो भी सभी रास्ते होते हैं सभी के सभी बंद हो चुके होते हैं। और अब देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई थिएटर नहीं बल्कि अभी एक जेल बन चुकी है। और अब इतना होना भी कम था कि अब यहाँ पर एक और मुसीबत आ जाती है। अब यहाँ पर चारों तरफ से आग बरसने लग जाती है और इसके अलावा अचानक से यहाँ पर नीरो रियलिक की आवाज भी आती है, जो कि बोल रहा होता है कि तुम सभी लोगों का स्वागत है, तुम मेरी ऑडियंस हो जिसने कि मुझे फाइनली ढूंढ लिया। नीरो इस वक्त इतना ज्यादा खुश और जोश में होता है कि उसने यहाँ पर जोश ही जोश में आसपास की सभी चीजों को जला दिया होता है। नीरो बोल रहा होता है कि तुम सभी लोगों को मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा और तुम मेरे टैलेंट से इतना खुश हो जाओगे कि तुम तो चीखने चिल्लाने लग जाओगे। अब नीरो की सारी बातें सुनते सुनते जून का भी दिमाग खराब हो जाता है। वो मन में बोलता है कि इसके टैलेंट देखने के बाद चीखें निकलना तो छोड़ो, इसकी आग से हमारी चीखें निकल जा रही है। लेकिन ये सब छोड़ो, हम यहाँ पर पहले थोड़ा सा नीरो के बारे में जान लेते हैं। तो देखो ये जो नीरो रियली के ये एक एम्परर हुआ करता था जो कि बहुत ही ज्यादा अत्याचारी एम्परर था, जो कि आर्ट्स को पसंद करता था। लोग बोलते थे कि अगर ये बंदा राजा बनने की जगह एक आर्टिस्ट बन जाता तो फिर पूरी जिंदगी भर खुश रहता, पर इसकी बुरी किस्मत थी कि ये राजा बना। पर राजा बनने के बाद भी इसने अपने आर्ट्स को नहीं छोड़ा, ये लगातार आर्ट्स के अंदर काम करता रहा। इसने काफी सारी किताबें लिखी, इसने लिटरेसी के अंदर काफी अच्छे अच्छे काम करे। पर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत थी, ये जो बंदा था इसके अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था। ये राजा इतना ज्यादा पागल था कि इसके समय पर अचानक से आग लगी थी, लेकिन उसी समय पर ये अपनी जनता को अपना आर्ट दिखा रहा था। इस वजह से इसने उस आग के ऊपर ध्यान न देकर अपना आर्ट दिखाना जारी रखा। इसी वजह से वहाँ पर सभी के सभी लोग जिंदा जलकर मर गए थे। तो इतना कुछ जान लेने के बाद में अब हम देखते कि हमारा जून अचानक से एक चश्मा निकालता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी पूरी तैयारी कर आया था, मैं यहाँ पर अपने साथ में होमर्स की ग्लासेस लाया था। तो हमें बताया जा रहा था कि ये जो होमर ये ग्रीक का स्कॉलर था। इतना बोलते बोलते जून उस गॉगल को पहन लेता और बोलता कि ये जो नीरो रियली के ये जो ग्रीक लोग थे उनका काफी ज्यादा बड़ा फैन था, मतलब ये उनके कल्चर को पसंद करता था। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये वाला जो रियली के नीरो की रियली की कुछ कमियां या फिर उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता कर ही लेगा। जून इतना बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक से कोई एक चीज काफी तेजी के साथ में जून की तरफ को बढ़ती है। मैं दिखाया था कि एक फायर जून के बिल्कुल फेस पर लगते हुए उसके फेस से उस गॉगल को उतार देती है। फिर तभी अचानक से हमें नीरो की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो बोलता है कि इंसान तुम यहाँ पर चीटिंग कर रहे हो, हमारी छोटी सी ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं आने वाली। नीरो की इतना बोलते बोलते हम नोटिस भी कर सकते हैं कि इस वक्त हमारे जून का फेस हल्का सा जल चुका होता है। लेकिन फिर तभी हम दूसरी तरफ नीरो को देखते हैं जो कि अपनी फायर को कंट्रोल करते हुए उस चश्मे को अपने पास में लाता है और उस चश्मे को देखते हुए बोलता है कि मैं होमर को पसंद करता हूँ, वो काफी अच्छा स्कॉलर था, पर तुम जैसा एक इंसान उसके इस रियली को यूज करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नीरो की इन सभी बातों के बीच में अचानक से हम जेआईयू को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग वाले रियली को बाहर निकालता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसको यूज कर देना चाहिए, नहीं तो हम काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जेआईयू इतना बोलता है कि तभी अचानक से नीरो अपने फायर को फिर से कंट्रोल करते हुए उसके पास में फायर को भेजता है और उस पेंटिंग को उसके हाथों से छुड़ा लेता है। सब कुछ देखते हुए जून बोलता है कि ये नीरो इतना पावरफुल है कि ये फायर को बिल्कुल एक अपने हाथों की तरह यूज कर रहा है। जून के इतना बोलने के साथ ही नीरो बोलता है कि जरा देखो तो तुम तो मुझसे इंप्रेस हो चुके हो, चलो अगर तुम मुझसे इंप्रेस हो ही चुके हो तो फिर जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेक दो। इतना बोलते हुए नीरो अपनी फायर को काफी तेजी के साथ में बढ़ा देता है, जिस वजह से इस वक्त हमारे जून और जेआईयू को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है और वो फिर भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये चीज देखते हुए नीरो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाओगे, इस वजह से अब यहीं पर रहकर इस दर्द को महसूस करो और इस दर्द को एंजॉय करो। नीरो की सारी बातें सुनते हुए जून भी मन में बोलता है कि ये कमीना
पागल हो चुका है। अगर ये ऐसे ही चारों तरफ में अपनी आग बरसाता रहेगा तो फिर आज हम यहाँ पर मारे जाने वाले हैं। जून इतना कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी नीरो अचानक से जून की तरफ को देखते हुए बोलता है, जरा रुको रुको, मुझसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना बोलते हुए नीरो अपने फायर को पूरी तरीके से गायब कर देता है। वो जून को देखते हुए बोलता है, जरा देखो तो ये तो तुम ही हो जिसको कि मैं काफी देर से ढूंढ रहा था। सब कुछ देखते हुए जेआयू बोलता है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा, आखिर ये आग अचानक से गायब कैसे हो गई। जेआयू के इतना बोलते हम दूसरी तरफ जून को देख रहे होते हैं, उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तभी नीरो बोलता है कि तुम्हारा नाम तो जूहन है ना, तुम ही द सीक्रेट सेक्रेटरी के ऑथर हो। ये चीज सुनकर जून को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ को जेआयू भी बोलता है कि सीक्रेट सेक्रेटरी आखिर ये क्या चीज है, ये आपकी उसी नोवेल की तो बात नहीं कर रहा जो कि आपने हमें पढ़ने के लिए दी थी। क्योंकि इतना बोलती दूसरी तरफ से नीरो बोलता है कि सच में ये तो तुम ही हो, तुम्हें तो पता भी नहीं कि हम सभी रियलिक के बीच में अभी बस तुम्हारी बातें चल रही है। बुक्स को सेल करने में जो सबसे बेस्ट ऑथर है वो तुम ही हो, तुम ही मेरे सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटर हो। सब कुछ सुनकर जून बोलता है कि यार तुम क्या बकवास करो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पीछे से जेआयू मन में सोच रहा था कि मेरे बॉस बेस्ट सेलर है, आखिर ऐसा कब हो गया। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ नीरो की आवाज सुनते हैं, क्योंकि बोलता है कि तुमने एक नोवेल लिखी थी, वो जो नोवेल है वो सभी रियलिक के बीच में काफी ज्यादा हॉट टॉपिक बन चुकी है। सच में जून, तुम हम सभी रियलिक के वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो चुके हो। सब कुछ सुनकर हमारा जून जेआयू से बोलता है कि जेआयू क्या तुमने मेरी नोवेल को इन सभी रियलिक को दे दिया था। जेआयू बोलता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जेआयू की इतना बोलते हमारा जून आगे की तरफ को नीरो की तरफ को देख रहा होता है। अभी दूसरी तरफ से नीरो बोलता है कि जून तुम मेरे पास में हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम मुझसे मिल सकते हो, तब मैं तुमको मुझसे मिलने का एक मौका देने वाला हूँ। सब कुछ सुनकर हमारा जून आगे की तरफ को कदम बढ़ाने लगता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, फिर भी जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। जून इतना बोलते बोलते आगे बढ़ चुका होता है, तभी उसके सामने एक फायर अपीयर होने लगती है। वो फायर एक जगह इकट्ठा होती है और फिर तभी अचानक से उस फायर के अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि नीरो रियलिक होता है। नीरो जूहन को बोलता है कि सच में यार तुमसे मिलकर मेरा दिल खुश हो गया, तुम जूहन नाम के बंदे, तुम सच में रियलिक वर्ल्ड के राइजिंग स्टार बन चुके हो। नीरो की इतना बोलती दूसरी तरफ से जेआयू काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो बोलता है, जरा रुको, ये रियलिक ये इंसान जैसा क्यों दिख रहा है। जून उसे बोलता है कि तुम कुत्ते जैसे रियलिक को देखकर नहीं चौंके और अब तुम इंसान वाले रियलिक को देखकर चौंक रहे हो। जून बताता है कि देखो, ये जो हाई रैंक के रियलिक होते हैं ये अपने आप को किसी भी चीज में बदल सकते हैं, और ये अभी अपने आप को इंसान में बदल रहा है क्योंकि हमारे साथ में बात ही करना चाहता है, इस वजह से अपने आप को इंसान बना रहा है। तो जून की इतना बोलते दूसरी तरफ से नीरो अपने हाथों को फैलाता है और जून को बोलता है, जून देखो बात ऐसी है कि मैं आर्ट्स में काफी ज्यादा पारंगत हूँ, मैं काफी ज्यादा फेमस हूँ, पर फिर भी यार जब मैंने तुम्हारी उस नोवेल को पढ़ा तो मेरा भी दिल गदगद हो गया था। मुझे तो सच में समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक इंसान इस तरीके की नोवेल को कैसे लिख सकता है। सब कुछ सुनकर जेआयू बोलता है कि आखिर इस नोवेल में ऐसा क्या खास था कि जिससे तुमको इतना ज्यादा पसंद आ रही है। सुनकर नीरो बोलता है कि क्या उसको पढ़ते हुए तुमको अंदर से कुछ अजीब सा फील नहीं हुआ, या तुमको ऐसा नहीं लगा कि वो नोवेल काफी ज्यादा अमेजिंग है, ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा खराब है। नीरो बोलता है कि वो जो नोवेल है उसकी जो राइटिंग टेक्निक है वो काफी ज्यादा एक्सीलेंट है, उसमें जो डिस्क्रिप्शंस थे उनमें जो वर्ड्स को चूज किया गया है वो सच में कमाल के। सच बोलूं तो जो ये सीक्रेट सेक्रेटरी नाम की नोवेल है सच में एक मास्टरपीस है। इतना बोलने के बाद नीरो अचानक से गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये एक इंसान ने लिखी है, और इसके अलावा तुम्हारे जैसा इंसान बोल रहा है कि तुम्हें उसमें कुछ समझ नहीं आया। तुम इंसान लोग पागल हो, तुम्हें पता भी नहीं कि जून हम रियलिक के बीच में कितना ज्यादा फेमस हो चुका है। सब कुछ सुनकर जेआयू जून को बोलता है कि बॉस आपको बधाई हो, आपको काफी सारे फैन मिल चुके हैं, ऐसा लगता है कि आपको ह्यूमन का वर्ल्ड छोड़कर रियलिक के वर्ल्ड में रहना चाहिए। सुनकर जून बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। जून वहाँ पर शांति से खड़ा रहता है, तभी नीरो बोलता है कि चलो ठीक है, फिर अब मैं सीधा पॉइंट की बात करता हूँ। नीरो अपनी तरफ को इशारा करते हुए बोलता है कि देखो बात ऐसी है कि मैं तुम्हारे साथ में कंपटीशन करना चाहता हूँ, दोनों के बीच में एक लिटरेसी का कंपटीशन होगा और ये बस हम दोनों के बीच में होगा क्योंकि बस तुम ही मेरे एक वर्दी अपोनेंट हो। इस सब कुछ सुनने के साथ में तो जून और जेआयू दोनों के दोनों सोच में पड़ जाते हैं। दोनों भी बोल रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो जेआयू होता है उसका तो दिमाग ही खराब हो चुका है। मन में सोच रहा है कि यार ये तो पहली बार हो रहा है कि मैं एक रियली को इस तरीके से बोलता हुआ देख रहा हूँ कि वो कंपटीशन करना चाहता है। जेआयू तो सच में काफी ज्यादा चौंका पड़ा है, लेकिन इस वक्त जून का भी दिमाग खराब हो रहा है। वो भी सोच रहा है कि यार ये रियली क्या पागल हो चुका है, इसको तो हमारा ट्रायल लेना चाहिए था, पर ये तो यहाँ पर कंपटीशन की बात कर रहा है। तब हम देखते हैं जून शांति से खड़ा रहता है और नीरो बोलता है कि तुम मेरे वर्दी अपोनेंट हो, इसलिए अब हम बैटल करने वाले हैं। ये सब कुछ सुनने के साथ में जेआयू से रहा नहीं जाता और वो जोर जोर से वहाँ पर हंसने लग जाता है। जून बोलता है आखिर क्या बकवास है, आखिर मैं तुम्हारे साथ में सब कंपटीशन क्यों करूंगा। जेआयू बोलता है कि बॉस आपको एक करना चाहिए, आप यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हो, आपको इंसानियत के नाते सब कुछ करना होगा। जेआयू इतना बोलते बोलते जोर जोर से हंस भी रहा होता है। ये सब कुछ देखकर जून का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो बोलता है कि जेआयू अब तो तुम बस ही करो। दूसरी तरफ से नीरो बोलता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ में कम्पीट करो। जून बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारे साथ में कम्पीट करने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जून अपने आप को शांत करता है और मन में सोच रहा होता है कि यार आखिर में क्या करूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई रियलिक
नहीं है जिस वजह से यहाँ पर तेजी से मैं लिख भी पाऊँ। इस वजह से मुझे यहाँ पर इस बंदे से निपटने का कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। जून इतना बोलते हुए नीरो को देख रहा होता और वो जानता है कि नीरो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से जून यहाँ पर इसको अपने डोमिनेंस से तो नहीं हरा सकता। जून को पता नीरो के पास में फायर की एबिलिटी है और इसके अलावा नीरो के पास में और भी कई सारी एबिलिटी है। इस वजह से जून यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए जून बस अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर उसे यहाँ पर क्या ही करना चाहिए। जून इतना कुछ सोच रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर कुछ लोगों के पैरों की आवाज आने लग जाती है और फिर इसी के साथ में हमें यहाँ पर दूसरी तरफ से कई सारे लोगों को दिखाया जा रहा होता है। वो सभी लोग जिनको कि हमारे जून ने रोक दिया था वो सभी लोग फाइनली यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर आने के साथ में जून और साथ में नीरो रियलिक को भी देख पा रहे होते हैं। नीरो रियलिक को देखने के साथ में सभी लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं और फिर तभी हमारा जून बोलता है सच में ये लोग तो बहुत ज्यादा फास्ट है, काफी तेजी से यहाँ पर पहुंच गए। जून इतना बोलता है कि तभी अचानक से एक फायर अटैक काफी तेजी के साथ में उन लोगों की तरफ को बढ़ जाता है और फिर तभी हमें दिखाया था कि उस फायर की पावर इतनी खतरनाक होती है कि सभी लोगों को पीछे की तरफ को हटना पड़ता है। सब कुछ दूर से खड़ा खड़ा हमारा जून देख रहा था। वो भी बोलता कि यार सच में नीरो की फायर पावर काफी खतरनाक है, इस फायर को काफी अच्छे से कंट्रोल भी कर पा रहा है। जून इतना बोल ही रहा होता है तभी दूसरी तरफ से नीरो चिल्लाते हुए बोलता कि कमीनो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, तुम में से किसी को भी यहाँ पर मेरे बीच में नहीं आने दूंगा। ये सब कुछ देखते हुए जून मन में बोलता कि चलो ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर ये नीरो इन सभी लोगों को भारी खड़ा रखेगा और जब तक ये उन सभी लोगों से निपट रहा है तब तक मुझे कोई प्लान भी बना लेना चाहिए। जून इतना सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे एक नोटिफिकेशन आती है। इसमें लिखा होता है कि शीमिंग रियलिक का ऑरा तुम्हारे पास में आता जा रहा है। एक ऐसा पावरफुल रियलिक है जिसकी वजह से नीरो रियलिक की जो वीकनेस है उसको भी आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है। इस चीज को देखने के साथ ही जून भी चिंता में पड़ जाता है। वो बोलता है कि शीमिंग रियलिक, इसका मतलब ये है कि वो बंदा यहाँ पर आ चुका है, मतलब कि जूलियन मिलर जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाला है। तो जून के इतना बोलने के साथ ही अचानक से हमारा सीन चेंज होता है। हमें यहाँ पर ईशीटोम के अंदर थोड़ी सी दूरी पर एक बंदे को दिखाया जा रहा होता है जो कि तेजी से जून की तरफ को भागता हुआ जा रहा होता है। ये और कोई नहीं बल्कि जूलियन मिलर ही होता है। तो जूलियन मिलर के बारे में पता चल जाने के बाद में जून मन में बोलता है कि अगर जूलियन मिलर यहाँ पर आ जाता है तो फिर वो यहाँ पर नीरो रियलिक की जो भी कमजोरी उसको पहचान लेगा और वो नीरो रियलिक को बड़ी आसानी से हरा भी पाएगा। जून इतना कुछ सोच रहा होता है तब तक दूसरी तरफ से नीरो बोलने लगता है कि आखिर तुम इस तरीके से खड़े क्यों हो, चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, हम दोनों को अपना लिटरेसी का कंपटीशन तैयार करना होगा। हमारा जून नीरो की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता। वो बस मन में सोच रहा होता है कि मुझे नीरो को उस बंदे से बचाना होगा, नहीं तो वो नीरो को अपना बना लेगा। जून थोड़ी देर तक इसी तरीके से अपने मन में सोच रहा था और फिर फाइनली वो बोलता है कि चलो ठीक है फिर मैं तैयार हूँ। जून की इस बात को सुनकर दूसरी तरफ से जय भी बोलता है कि बॉस क्या आप सच में ये चीज करने वाले हो। जून मन में बोलता है कि अभी बस मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि मुझे बस मिलर को इस नीरो से दूर रखना है, इसके लिए चाहे मुझे इस फालतू से लिटरेसी कंपटीशन को खेलना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। जून इतना सोचने के बाद नीरो को बोलता है कि इस कंपटीशन को खेलने से पहले मेरे पास में एक कंडीशन है। नीरो बोलता है कि हाँ जल्दी से मुझे बताओ तुम्हारी क्या कंडीशन है। जून बोलता है कि ये जो कंपटीशन है मैं यहाँ पर नहीं करना चाहता। सुनकर नीरो थोड़ा गुस्से में आ जाता है लेकिन जून उसे बोलता है कि देखो तुम मुझसे लिटरेसी का कंपटीशन करना चाहते हो, मैं इसके लिए तो तैयार हूँ पर मैं वो यहाँ पर नहीं करूंगा। नीरो बोलता है कि यार तुम क्या बकवास कर रहे हो। नीरो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे स्टॉर्म से बाहर निकालना चाहते हो और तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हें ऐसी फालतू सी प्लानिंग करोगे और मैं तुम्हारी इस प्लानिंग में फंस जाऊंगा। सुनकर जून बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो फिर चलो अपनी पावर का यूज करो और हम दोनों को जला के मार दो। जून की इस बात को सुनकर जयू का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो बोलता है कि बॉस आप क्या बकवास कर रहे हो। जयू के इतना बोलने के बाद ही जून अपने मन में सोच रहा होता कि ये नीरो अगर हमें मारना चाहता तो फिर हमें पहले ही मार सकता था, पर फिर भी इसने हमें जिंदा छोड़ दिया, इसका मतलब है कि ये हमें नहीं मार पाएगा या फिर ये बस हमें मारना ही नहीं चाहता। जून के इतना सोचने के बाद ही दूसरी तरफ से नीरो बोलता है देखो तुम अगर इस बार मुझसे भीख भी मांगोगे तो भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जून बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो, मैं बस तुमसे चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में एक फेयर मैच हो। देखो तुम भी मेरी तरह एक बहुत ही ज्यादा बड़े आर्टिस्ट हो, इसी वजह से मैं जानता हूँ कि तुम भी ये चीज समझते होगे कि एनवायरमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखो यहाँ पर ये जो पूरी जगह ये तुम्हारा घर है, इस वजह से तुम अपनी स्किल को काफी अच्छे से और काफी कंफर्टेबल होकर दिखा पाओगे। और जरा तुम एक बार मेरे बारे में तो सोचो, मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से मैं अपनी स्किल को परफॉर्म भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसी वजह से मैं एक कंपटीशन यहाँ पर नहीं करना चाहता और अगर तुम सच में एक फेयर मैच चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब हम दोनों मिलकर किसी दूसरी थर्ड लोकेशन पर जाएंगे जो कि हम दोनों के लिए ठीक रहेगी। जून की सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ से नीरो भी स्माइल करता, वो भी बोलता है कि यार बात तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। नीरो के इतना बोलने की साथ ही उसकी बॉडी चमकने लग जाती है। फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है तुम अपना प्रॉमिस याद रखना और अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करी तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नीरो इतना बोलते बोलते अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हुए मुकुट मतलब कि एक ताज में बदल चुका होता है और उसको वहाँ पर बदलता हुआ देखकर जून भी वहाँ पर उसको उठा लेता है और बोलता है कि चलो ठीक है फिर मेरा प्लान अच्छे से काम कर गया, अब बस मुझे यहाँ से इसको लेकर जल्दी से जल्दी निकल जाना होगा। जून इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसको अचानक से साइड में से एक बड़े से धमाके की आवाज आती है। उस धमाके की आवाज को सुनते ही जून तेजी के साथ में उस तरफ को देखता और फिर तभी हम अचानक से दूसरी तरफ को जूलियन मिलर को देख रहे होते हैं। जूलियन मिलर वहाँ पर आते जून को बोलता है कि जून तू यहाँ पर पहुंच चुका है। उसको देखकर जून बोलता है कि मिलर तुमसे मिले हुए काफी लंबा समय हो गया, अरे यार मुझे माफ करना, तुम्हें यहाँ पर आने में बहुत ज्यादा देर होगी क्योंकि तुमने अपना मौका खो दिया। अब यहाँ पर स्टॉर्म का रियलिक मेरा बन चुका है। मिलर बोलता है कि नहीं ये टॉर्म अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब वो रियलिक यहीं कहीं पर है। जून बोलता है ठीक है फिर
फिर अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो फिर तुम यहीं पर रहकर उस रेलिक को ढूंढने की कोशिश करो। मैं मेरे हाथ में ये जो रेलिक है इसको लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ। ना बोलते हुए जून उस रेलिक को बोलता है ठीक है अब हमें बाहर निकालो। उनकी बातें सुनकर नीरो रेलिक भी बोलता है ठीक है फिर चलो हम बाहर निकलते हैं। हीरो की इतना बोलती उनके पास में अचानक से एक लाइट चमकती जिसको देखकर मिलर भी बोलता है कि अब ये क्या बकवास है। मिलर की इतना बोलते बोलते वहां पर पूरा का पूरा एरिया साफ हो चुका होता है, मतलब कि हमारा जून वो रेलिक और साथ में हमारे जे तीनों बाहर निकल चुके होते हैं। मिलर बोलता है कि उस रेलिक का ओरा भी गायब हो चुका है, इसका मतलब है कि सच में जून सही बोल रहा था। जयू इतना बोलने के बाद में नोटिस करता है कि अचानक से टॉम हिलने लग जाता है। बोलता है कि अब रेलिक जा चुका है, इसका मतलब है कि टॉम जल्दी गिरने वाला है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा। मिलर की इतना बोलने के साथ ही आसपास में और जो बाकी के सभी लोग होते हैं वो भी डरने लग जाते हैं। वो भी बोलते कि यार ये पूरी की पूरी जगह गिरने वाली है, जल्दी से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करो। इतना बोलते बोलते आसपास की दीवारें और बड़ी बड़ी चीजें वहां पर गिरना चालू कर देती है। बड़े बड़े पिलर और छत सभी की सभी वहां पर गिरने लग जाती है और देखते देखते बस वहां पर चारों तरफ में धूल छा जाती है। और फिर इसी के साथ में यहाँ पर हमारा सीन भी चेंज होता है। हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है कि एक बंदा न्यूज को देख रहा होता है। इसमें वो बता रहा होता है कि क्योटो के अंदर जो टॉम आया था वो अचानक से गायब हो चुका है। तो पेंडोरा की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने बताया कि टॉम क्लियर हो चुका है। ये सारी की सारी बातें पास में बैठा वो बंदा सुन रहा होता है जो कि उस न्यूज को देख रहा है। हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ऑस्टिन रॉकफेलर होता है। ऑस्टिन बोलता कि क्या बकवास है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बोल रहे कि टॉम क्लियर हो गया पर आखिर वो रियली किसके पास में गया। ऑस्टिन के इतना बोलने के साथ ही उसकी एक असिस्टेंट उसके पास में आती है। बोलते कि मिस्टर रॉकफेलर हमारे पास में अभी अभी एक न्यूज मिली है। हमें पता चला है कि वो जो रियली के वो किसी जुअनसू नाम की किसी बंदे ने ले लिया है। इस नाम को सुनने के साथ ही ऑस्टिन बोलता है कि तुमने अभी अभी क्या नाम लिया। असिस्टेंट उसको फिर से जुअन का नाम बताती है। फिर सुनकर ऑस्टिन का दिमाग ही खराब हो जाता है। वो बोलता कि आखिर वो कमीना वहां पर कैसे पहुंचा, आखिर उसने उस रैली को कैसे ले लिया। मैंने वहां पर उस रैली को पाने में इतना सारा पैसा खर्च कर दिया था। असिस्टेंट बताते कि वहां पर अंदर की दीवारें लगातार गिर रही थी जिस वजह से हमारे लोग अंदर नहीं पहुंच पाए और इसके अलावा हमारे सभी बंदे वहां पर मरने वाले थे, लेकिन जूलियन मिलर की वजह से सभी लोग जिंदा बच गए। ये सुनकर तो ऑस्टिन बोलता कि उन सभी लोगों को वहीं पर मर जाना चाहिए था, उनको बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं थी। इतना बोलते हुए ऑस्टिन अपने आप को शांत करता और बोलता कि कमीने जूहन ने मेरा अवेस्टा रियलिक भी ले लिया और अब यहाँ पर 7 बड़े टॉम में से एक रियलिक भी तूने अपना बना लिया। बोलता कि क्या हमारे लोगों ने जूहन के बारे में जानकारी निकाली, उन्होंने अपने रियलिक को यूज करके उनसे जानकारी निकाली होगी या फिर उसकी टीममेट से भी वो कुछ ना कुछ तो निकाल ही सकते थे। सुनकर उसके असिस्टेंट बताती है कि सर वो बात ये कि उसकी टीम में बस 2 ही लोग थे। लोगों की बात सुनकर ऑस्टिन बोलता है कि क्या बकवास है, इतने बड़े टॉम में बस वो 2 लोग गए थे, बस 2 लोगों के साथ में तो उस टॉम को क्लियर करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था। सुनकर असिस्टेंट बोलते कि इम्पॉसिबल, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, 2 लोगों ने तो उस टॉम को क्लियर कर भी दिया है। ऑस्टिन बोलता है कि कुछ ऐसे रियलिक यूजर होते हैं जो कि टॉम को कैसे क्लियर करना है उसके बारे में बताते हैं। तो मैंने इसी चीज के ऊपर काफी पैसा खर्च किया, मैंने उस टॉम को कैसे क्लियर करना है उसके बारे में पता किया था। उन्होंने मुझे बताया था कि इस टॉम को क्लियर करने के लिए लगभग 100 लोगों का सेक्रीफाइस होना जरूरी है। इसी वजह से वो सभी लोग जो कि उस टॉम को क्लियर करने जा रहे थे वो ज्यादा से ज्यादा लोग को लेकर गए थे। फिर उन लोगों ने अपने जो नए नए रिक्रूटमेंट थे उनको आगे भेजा था और फिर खुद उनका इंतजार कर रहे थे जिससे कि वो मर जाए और उसके बाद में टॉम के अंदर वो जा सके। पता नहीं कैसे वो जून वहां पर अंदर चला गया। ऑस्टिन बोलता है कि तुम उसके ऊपर ध्यान रखना और मुझे बताना कि आखिर उसने सब कुछ कैसे किया। सुनकर असिस्टेंट बोलती ठीक है सर, मैं हर एक चीज का ध्यान रखूंगी। दोनों की इन सभी बातों के बाद यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हमें यहाँ पर कई सारी बिल्डिंगों के बीच में एक बिल्डिंग के अंदर एक रूम के अंदर यहाँ पर नेरो रेलिक को देख रहे होते हैं। तो रेलिक बोलता है कि चलो फिर अब हम यहाँ पर बाहर आ चुके हैं तो क्यों ना अब हम यहाँ पर अपना कॉम्पिटिशन स्टार्ट करें। दोनों से बोलता है कि ये सब कुछ करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो बोलता है कि यार तुम कितना सवाल पूछते हो, चलो फिर कोई बात नहीं, तुम मुझे बताओ क्या पूछना चाहते हो। दोनों से बोलता है कि मैं एक इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी मदद चाहता हूँ। नीरव बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन, आखिर तुम किस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। जूहन बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मैंने जो नोवेल लिखी थी, मतलब कि मेरी जो द सीक्रेट सेक्रेटरी है, आखिर वो तुम्हारे पास तक कैसे पहुंच गई। ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे अप्रूवल के बिना ही उसको तुम सभी के पास में पहुंचा दिया था। सुनकर नीरव बोलता है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने तो उस नोवेल को पढ़ने के लिए काफी सारा पैसा भी दिया था। अब तुम बोल रहे हो कि ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी के बिना हुआ था, मतलब कि एक ऑथर की मर्जी के बिना उसकी बुक पब्लिश भी हो गई। सब कुछ सुनकर दूसरी तरफ से जून मन में बोलता है कि इसने इस चीज को पढ़ने के लिए पैसा भी दिया, इसका मतलब है कि किसी ने मेरे नोवेल को चुराया और उसको अपने प्रॉफिट के लिए यूज किया। इतना सोच ही रहा था तभी दूसरी तरफ से नीरव बताता है देखो तुम्हारी ये जो बुक थी इसको मैं रियलिक नेटवर्क की मदद से पढ़ पाया था, तुम्हारी ये जो बुक है ये मैंने रियलिक नेटवर्क का यूज करते हुए परचेज करी थी। सब कुछ सुनकर हमारा जून बोलता है ठीक है फिर मैं समझ गया, अब मैं इसके बारे में सब कुछ पता कर लूंगा। सब कुछ सुनकर नीरव भी बोलता है ठीक है फिर और हमारे कंपटीशन के बारे में मत भूल जाना। नीरव की इतना बोलते हम देखते हैं जून वहां पर उससे बात करने के बाद में जाने लग जाता, बोलता है कि जिसने भी सब कुछ किया ये और कोई नहीं बल्कि मेरे रियलिक में से एक हो सकता है। अब बस मुझे इतना करना है कि मुझे एक एक करके सबसे सवाल जवाब करने होंगे। जून इतना बोलते बोलते अपने पैरों की तरफ को नोटिस करता है कि उसके पैरों के पास में उसकी वो रोप वाली रियलिक होती है। उसको देखने के साथ ही बोलता है कि चलो ठीक है फिर सबसे पहले ये जो इन्वेस्टिगेशन मैं अपनी इस रोप से चालू करूंगा। उनकी इतना बोलते वो रोप उसकी तरफ को देखने लगती है और बोलती कि मास्टर क्या आपने मुझे बुलाया। उनसे बोलता है कि तुमने चारों तरफ में खेलना कूदना
मतलब बहुत कर लिया, अब बस तुम चुपचाप से मेरे हर एक सवाल का जवाब दो। तो सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि मेरी जो नोवेल है आखिर उसको रियल के बीच में किसने फैलाया। जॉन की इस बात को सुनकर वो रियली कुछ भी नहीं बोल रही होती, वो बार बार कुछ ना कुछ बहाना करके अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही होती है। तो इस तरीके से करता हुआ देखकर जॉन बोलता कि जरा रुको, कहीं वो तुम तो नहीं थी, तुमने तो मेरी नोवेल को सभी के बीच में फैला दी। जॉन की इस बात को सुनकर और रोब थोड़ी सी चिंता में पड़ जाती है, वो बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है और उसको इस तरीके से करता हुआ देखकर जॉन बोलता है, जरा देखो तो मेरी सबसे प्यारी रोब मेरे साथ में धोखा कर रही है। ये तो लगा था कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, पर तुम ही मेरे साथ में इतना कुछ कर रही हो। और कितना बोलने के साथ यहाँ पर फाइनली हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो देखो, वीडियो खत्म करने से मैं बोलना चाहता हूँ कि यार पिछला एपिसोड सच में काफी ज्यादा गंदा गया, उसके ऊपर यार शायद अभी तक 500 व्यूज भी नहीं हो पाए, जो कि सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये सीरीज मुझे ड्रॉप करनी पड़ेगी। और फिर भी मैं एक फाइनल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो यार सभी के सभी लोग लाइक मार दिया करो, इससे मेरी वीडियो को थोड़ा सा पुश मिल जाएगा और इससे शायद हो सके तो व्यूज भी बढ़ सकते हैं। तो चलो ठीक है, फिर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, आप वीडियो को हाइप कर देना, लाइक मार देना और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।